अलैकुम एंड अ वेरी गुड एंड प्लेजेंट मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन और मेरे साथ हैं और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि बहुत खूबसूरत सी सुबह का आगाज हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो अब हो जाएगा, बिकॉज हम आ गए हैं। और सबके बारे में कितनी खुशफहमी होती है। नहीं, मुझे यकीन है कि हमारे आगाज के साथ लोगों का जो सुबह का आगाज है बहुत अच्छा हो जाता है। उसकी दो तीन वजूहत हैं। एक वजह तो ये कि हम बड़ी तैयारी के साथ आते हैं कि हमें आपके दिन को अच्छा करना है, और दूसरा ये कि हम पॉजिटिव सोच के आते हैं। जब भी आप सोचते पॉजिटिव है, रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। एग्जैक्टली, नियत आपकी अच्छी हो तो मेरे हाल से मंजिल आसान हो जाती है। एग्जैक्टली, और अच्छी सी मंजिलें आसान। कोई रिक्शा इनके सामने आता रहा है, जब ये आ रही थी तो उसमें लिखा था नियत साफ मंजिल आसान, माँ की ये आपने बोला है, जन्नत की हवा। अच्छा, वैसे रिक्शा के पीछे से बहुत अच्छी लाइन लिखी है। एनीवेज जी, जनाब पोल बता दें हम आज का हमारा पोल क्या है कि कोरोना वबा में क्या हुकूमत का पीडीएम को जलसों की इजाजत देना दुरुस्त है या नहीं। व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि इजाजत देनी चाहिए हुकूमत को या नहीं। लेकिन अब इस मुफ्ती के वाकई शायद सियासत हो रही थी, इस पे हम डिटेल्स में बात करेंगे, यकीनी तौर पे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन आज एक बड़ा ही अहम दिन है, 2 दिसंबर, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब पाकिस्तान की पहली और इस्लामिक वर्ल्ड की इनफेक्ट पहली खातून प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ओथ लिया बतौर प्राइम मिनिस्टर, और वो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम के तौर पे दुनिया के सामने आई। 35 years old वो पहली जो कह लें नौमंतखब वजीर आजम रही, मुस्लिम दुनिया की रहनुमा रही, तो उनके हवाले से आज उन्होंने ओथ उठाया था। तो ये विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं, वो तारीखी विजुअल्स हैं। सदर गुलाम इसहाक साहब उस वक्त के जो सदर थे, उन्होंने उनसे हलफ लिया था, और ये खवातीन की एम्पावरमेंट को देखते हुए या खवातीन के किरदार को देखते हुए बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जब बेनज़ीर भुट्टो बतौर वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हुई। इस दिन को हमने याद करना था, सो कर लिया। आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस। कोरोना हर गुजरते दिन के साथ मोहलिक शरमवाद 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कोरोना से निपटने का अज़्म, हुकूमत ने वैक्सीन की खरीदारी के लिए $15 करोड़ की मंजूरी दे दी। पीडीएम जलसों से हिकमत अमली तब्दील, हुकूमत ने ऑपोजिशन इत्तेहाद को जलसों पर फ्री हैंड दे दिया। Imran Khan and his government from the sidelines from here in London and thereby create new economic and political instability. Is that the choice you've made? No, it's not a matter of political instability. It's a matter of incompetence. It's a matter of non-performance. इसहाक डार को बीबीसी पर इंटरव्यू महंगा पड़ गया। एंकर के ताबड़तोड़ सवालात पर साबिक वजीर खजाना को शदीद मुश्किलात का सामना। जिंदगी में खुशकिस्मती और बदकिस्मती पर साइंस क्या कहती है, देखिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में मशहूर गुलकार जवाद अहमद होंगे आज एक्सप्रेसो के मेहमान। सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना आज हमें खिलाएंगी जीटी रोड के मशहूर पराठे। हेडलाइंस आपने जानी, पराठे खाने को मिलेंगे आज आपको। पराठे खाने को मिलेंगे, अच्छा ठीक है, देसी फूड में। अच्छा जी, इसके साथ साथ मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। लाहौर का मौसम कैसा रहने वाला है, तो दर्जा हरारत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत होगा 26, जबकि कम से कम होगा 9। जबकि बालाकोट के मौसम की बात की जाए तो ये मैक्सिमम दर्जा हरारत है 27 और मिनिमम टेम्परेचर रहेगा 8। वही बालाकोट जहाँ पे भारत ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आपको याद होगा। बहुत खूबसूरत इलाका है हमारा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, सवाबी की बात करते हैं वंस अगेन, और यहाँ पे जनाब ज्यादा से ज्यादा 23 जबकि कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। ये हमारे स्पीकर असद कैसर साहब का हल्का है। सवाबी ज्यादा से ज्यादा 23, कम से कम 8, और टोपी का जो इलाका है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 23 जबकि कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है, और ये भी खैबर पख्तूनख्वा का ही इलाका है। सो कंपैरेटिवली एक बैलेंस वेदर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। आपकी पाकिस्तान में और दुनिया भर में कितनी प्रॉपर्टीज है? सिर्फ एक। क्या आपकी पूरी दुनिया में एक प्रॉपर्टी है? मेरे बच्चों की प्रॉपर्टी है लेकिन मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। क्या आपने ये सब कुछ डिक्लेयर किया है? मैंने डिक्लेयर किया, तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है। ये कुछ क्लिपिंग्स है जो मैं बता रहा हूं आपको। इसहाक डार साहब हमारे जरूर, क्योंकि ऐसा इंतजामिया ने कह दिया। इस सवाल से डिस्कशन करेंगे, हमारे सीनियर एंकर पर्सन है मंसूर अली खान साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मंसूर, अ वेरी गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। कल हम इसहाक डार साहब के इंटरव्यू की बात करें तो बड़े परेशान दिखाई दिए। वो जवाबात जो उनको देने पड़े, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कंफ्यूज थी। एक हार्ड टॉक मंसूर ने भी की थी, तो इसलिए जरा रिलेट कर पाएंगे आप। जी मंसूर।
सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स जो आपका ये शो देख रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो वाकई सब कुछ बता देती है। कभी कभार आपके जवाबों के अंदर शायद आप कोशिश भी करते हैं लेफ्ट राइट से जाने की, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को छुपा नहीं सकते। बॉडी लैंग्वेज बता देती है आप कितना अनईजी हैं उन सवालों से। स्टीफन सैकर एक ऐसे शख्स हैं जिनको हम जैसे एंकर्स जो वन ऑन वन इंटरव्यूज करते हैं, हम उनको अपना गुरु मानते हैं। बचपन से लेकर अब तक हमने सीखा है उनसे जर्नलिज्म किस तरह होती है, हार्ड टॉक इंटरव्यूज किस तरह किए जाते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स दी जाती हैं। और इसहाक डार साहब वाकई कुछ मुश्किल में दिखाई दिए कि चंद सवालों के जवाब वो नहीं दे सके। और जाहिर बात है वो जो एक सवाल था कि प्रॉपर्टीज के हवाले से कि जनाब आपकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, आई थिंक वो बिल्कुल स्टंप हो चुके थे वहां पर। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में जो फ्री जर्नलिज्म होती है, फ्री सवाल करने की जो इजाजत होती है, स्टीफन सैकर ने उसका पूरी तरह फायदा उठाया और आई हैव टू गिव हिम फुल मार्क्स फॉर दैट इंटरव्यू। अच्छा, हम ये देखते हैं कि इसहाक डार साहब मीडिया पे ज्यादा नहीं आते। मंसूर अपने दौरे हुकूमत में भी जब थे सिर्फ काम के लिए आते थे, वैसे नहीं आते थे, और अब तो बिल्कुल ही नहीं आते। लेकिन अचानक से वो न सिर्फ मीडिया के ऊपर अपेयर हुए बल्कि बहुत बड़े शो के अंदर आए और आपने जैसा कि कहा ऐसे एंकर के सामने बैठ गए जिन्होंने ताबड़तोड़ क्वेश्चंस किए और उनको लाजवाब किया। तो ये फैसला कैसा था इसहाक डार साहब का, एकदम से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आना और देन एक्सपोज हो जाना? आई थिंक मेरे ख्याल में किसी ने उनको कोई बहुत गलत एडवाइस दे दी थी। मेरे ख्याल में मीडिया स्ट्रैटेजी के हवाले से सबसे पहली बात तो ये कि बीइंग उर्दू स्पीकिंग पर्सन, आपको ये याद रखना चाहिए कि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग एंकर के सामने जाके बैठ रहे हैं। लैंग्वेज का बैरियर तो आपके सामने है, जाहिर बात है उर्दू में कंफर्टेबली बात करना और इंग्लिश में बात करना, इसका तो एक फर्क होता है। उसके बाद दूसरी बात ये कि एंकर आप देखें कि वो एक ऐसा एंकर है जिसने इससे पहले माजी में बहुत से लोगों के हेड ऑफ स्टेट्स हो, मिनिस्टर्स हो, किसी को भी नहीं उन्होंने छोड़ा और वो अपने सवालात के हवाले से माने जाते हैं। तो आपको अपना कम से कम होमवर्क करके जाना चाहिए और अगर आपका होमवर्क कंप्लीट हो तो फिर, और अगर आपने सच बोलना हो तो ना तो आपकी बॉडी लैंग्वेज फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपका साथ देती है, आपके फैक्ट्स आपके स्टैट्स आपका साथ देते हैं। लेकिन कल इस तरह लग रहा था कि इसहाक डार साहब शायद बहुत ईजी ले गए। उन्होंने समझा कि शायद मेरे आगे जिम्बाब्वे की टीम खड़ी है, लेकिन ऐसे ही लगा कि जैसे शोएब अख्तर उनको बॉलिंग करा रहे हैं। अच्छा मंसूर, कल हमने इंटरव्यू में एक और बात भी देखी, एक तो खुद साख्ता जलावतनी, फिर उसके बाद आप इल्जाम लगा रहे हैं जी इंसानी हकूक की पामालियां हुई हैं। क्या ये इल्जाम दुरुस्त है? मतलब जिस तरह से उन्होंने कल खुद को ही एक्सपोज किया, नो डाउट ऐसा ही है, लेकिन बट स्टिल आप एक तरफ से तो कह रहे हैं कि जी हमने खुद से भी, आपने जलावतनी एग्जैक्टली आप इलाज के नाम पे बाहर बैठे हुए हैं। नहीं बिल्कुल, मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा राइटली पिन पॉइंट किया अपने उस एक सवाल के अंदर कि जनाब 3 साल हो चुके हैं आप इलाज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, आप भी यहाँ पे, नवाज शरीफ भी यहाँ पे, और आप वापस नहीं जाते, कोर्ट्स का सामना नहीं करते। तो सिर्फ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के पीछे छुप जाना, डेमोक्रेसी के पीछे छुप जाना कि जनाब क्योंकि वहां पे सही तरह जमहूरियत नहीं है और वहां पे इंसानी हकूक पामाल किए जाते हैं तो मैं इस वजह से वापस नहीं जा रहा। आखिर आपकी बाकी पूरी पार्टी भी तो यही पे मौजूद है ना। आपकी जो सेकंड टियर लीडरशिप है, मरियम नवाज यहाँ पे है, हमजा शहबाज यहाँ पे है, शहबाज शरीफ खुद यहाँ पे है। बेशक वो इस वक्त हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ बेशक सलाखों के पीछे हैं, लेकिन कम से कम है तो सही ना यहाँ पे, इसी सिस्टम को फेस कर रहे हैं। और आपके अपने होते हुए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और उनके खानदान के साथ जो कुछ आप लोग कर चुके हैं माजी के अंदर, तो ये भी तो एक हकीकत है। तो सिर्फ ये कह देना कि जी मैं सिर्फ इस वजह से नहीं जा रहा, मेरे ख्याल में एक कुछ ज्यादा अच्छा ये आर्गुमेंट नहीं था। ठीक है, अच्छा चूंकि टाइम हमारे पास कम है, मैं जरा पीडीएम के हवाले से भी आपसे बात करना चाहता हूँ। पीडीएम को एक तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि अब वो लाहौर के अंदर, जो कि उनका अपना होम ग्राउंड भी है नून लीग का, उस पर फ्रीली खेल सकते हैं। ये डिसीजन कैसा है मंसूर आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में इससे पहले हुकूमत ने मुमकिन कोशिश की कि जनाब कोरोना की वजह से हम इनको कन्विंस कर सके कि आप गलत फैसला कर रहे हैं, इसकी वजह से लोग जो है वो मजीद ये बीमारी फैलेगी। लेकिन मेरे ख्याल में पिछले 1-2 जलसों से हुकूमत को अब ये फीलिंग आना शुरू हो गई है कि अगर ये जलसे कर भी लें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पेशावर की परफॉर्मेंस देख लें और उसके बाद मुल्तान के अंदर जिस तरह पीडीएम के को सही तरह जलसा करने से रोका, तो उन्होंने कहा इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको करने दे, आने दे लाहौर, आने दे लाहौर में इन्होंने मीनार पाकिस्तान के उस ग्राउंड को भरने की कोशिश करनी है, ये भी करके देख लें। तो मेरे ख्याल में हुकूमत जो है वो अब इस वक्त काफी कॉन्फिडेंस दिखाई देती है। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कहीं ये फैसला ना कर लिया गया हो, मेरे ख्याल में ये वक्त बताए। अच्छा मंसूर, साथ साथ इस पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बार बार ये दावा सामने आ रहा है कि हुकूमत सिर्फ जनवरी तक की मेहमान है, हम जलसे करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे और फिर ये हुकूमत को घर भेज देंगे। अब हुकूमत ने अपनी स्ट्रैटेजी एट द एंड चेंज की है, जिस तरह से अभी आपने मेंशन किया। क्या लगता है कि ये लॉन्ग मार्च, ये जलसे, ये क्या हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे, जिसका दावा पीडीएम बार बार करी है?
मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो इमरान खान साहब का अपना 126 दिन का धरना है। उन्होंने खुद शायद उससे सीख लिया है कि जनाब धरने देने से, लॉन्ग मार्च करने से हुकूमतें नहीं जाती। तो जब मैं भी नहीं हुकूमत इनकी भेज सका था, तो फिर शायद ये भी नहीं भेज सकेंगे जब तक असल ताकत हमारे साथ ना हो। तो अगर अवाम निकलना भी चाहती है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को थोड़ी बहुत निकालना भी चाहती है, तो करने दें। और मेरे ख्याल में लेकिन मंसूर, हमारे पास लॉन्ग मार्च की एक बड़ी क्लासिक एग्जांपल जो है वो मौका देना, एक बड़ी क्लासिक एग्जांपल लॉन्ग मार्च के हवाले से हमारे पास मौजूद है। जस्टिस इफ्तिखार की जो बहाली थी, बेनजीर भुट्टो और वकला जिसको लीड कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब का बड़ा रोल था। उस वक्त प्रेशर के ऊपर उनको बहाल किया गया था, आपको याद होगा। जी बिल्कुल, लेकिन उसमें आप एक बात भूल रहे हैं कि उसमें असल ताकत ने फिर अपना रोल प्ले किया था। वो एक टेलीफोन कॉल जो नवाज शरीफ साहब को आई थी, तो अगर तो उस तरह की कोई टेलीफोन कॉल का इंतजार कर रही है ऑपोजिशन, तब तो फिर उनका लॉन्ग मार्च बनता है। लेकिन अगर वो उस किस्म की टेलीफोन कॉल ना आई, तो फिर कोई लॉन्ग मार्च, कोई धरना या कोई जलसे जुलूस जो है वो इस हुकूमत को कुछ नहीं बिगाड़ सके। मरियम के मुख्तलिफ स्टेटमेंट से लगता है कि वो शायद ऐसी किसी नेगोशिएशन या कॉल के इंतजार में है। आपसे भी उन्होंने बात की थी। थैंक यू वेरी मच मंसूर अली खान फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। हैव अ गुड डे। बहुत शुक्रिया, अपने तज्जिये से आगाह किया। सो ये आज की बड़ी खबर थी। बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। एग्जैक्टली। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। के हमले मजीद तेज हो रहे हैं और हलाकतों की शरह में भी खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। कोरोना से हलाकतों की शरह गुज़िश्ता 4 माह की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $15 करोड़ की मंजूरी तो दी है, लेकिन डॉक्टर मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि 2021 की पहली छमाही में कोरोना वैक्सीन की दरामद मुमकिन हो सकती है। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं वो उन तमाम चीज़ों पे कि जिस तरह से कोरोना के वार मजीद तेज हो रहे हैं, हमें किस तरह से एहतियात करनी है। सेकेंड वेव वर्स्ट से वर्स्ट हो रही है। डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि आपने एहतियात करनी है, क्योंकि अगर ये शिद्दत इख्तियार कर गई तो हम सब के लिए एज ए नेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और इस वक्त जो एक्टिव केसेस है वो तकरीबन 49,700 से जायद हैं और 2244 मरीजों के हवाले से तलात आ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है कि उनकी हालत तशवीशनाक है। दिस इज सच अ बिग नंबर। और एक दिन में जैसा कि हमने बताया 24 घंटों के अंदर 4 माह की गुज़िश्ता जो रेशो है उसमें बुलंद तरीन रेशो बताई जा रही है। 75 अमवात वाक़ हुई है मुल्क भर के अंदर, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फैसल मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर फैसल महमूद, उनका ताल्लुक आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से है और माहिर है वबाई अमराज के। पहले भी हमें शो में ज्वाइन करते रहते हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सिचुएशन के ऊपर उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है और अब ये सिचुएशन जा किधर रही है। डॉक्टर फैसल, थैंक यू। सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट खबर है वो वैक्सीन के हवाले से है, तो मैं इसी बारे में आपसे पूछ लेता हूँ कि हम लेने जा रहे हैं वैक्सीन और $15 करोड़ की हमने मंजूरी तो दे दी है। डिपेंड कितना करना होगा इस वैक्सीन के ऊपर, और पाकिस्तान में जिस तरीके से इस वायरस ने एकदम से बूम पकड़ा है, हमारी आवाम के इस रवैये को कैसे देख रहे हैं आप इस सूरत हाल में? सो देखिए, थैंक यू वेरी मच। सो देखिए, वैक्सीन जो है, याद रखें, आपको बीमारी से बचाएगा। मे बी हमको ये भी नहीं मालूम कि कितना इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि जिसको वैक्सीन लगेगी वो 100% बचा रहेगा। सो बिल्कुल 100% वैक्सीन पे तो रिलाई नहीं कर सकते कि भाई वैक्सीन आएगी और हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जो एहतियात है वो तो जारी रखनी है। और ये वाली वेव जो है ना, एक्चुअली जैसा आपने बताया कि अच्छी खासी बुरी है और इसका थमने का नाम ही नहीं ले रही है, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है अभी। सही है। तो वैक्सीन का हम इंतजार ना करें, आप ये कह रहे हैं, खुद से ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बिल्कुल, और वैक्सीन के बाद भी आपको एहतियाती तदाबीर तो इख्तियार करनी होंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आएगी और हमारी जिंदगी बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ओवरऑल सिचुएशन अभी जो करंट बात करें, इंटेंसिटी इस वायरस की, आपके ख्याल में ये टाइम के साथ या वेदर जिस तरह से पहले भी ये जो कह लें कयासराइयाँ जारी थी कि जी सर्दी आएगी तो ज़्यादा शदीद हो जाएगा ये वायरस, क्या आपको लग रहा है अभी जो हमारे पास हम जिस तरह से इस वायरस को लेकर नॉन सीरियसनेस का मुजाहरा कर रहे हैं एज ए नेशन, हमें कितना मजीद सीरियस होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वर्स्ट है तो? सो बिल्कुल, मतलब आई थिंक आपने बिल्कुल सही बोला कि नॉन सीरियस मिजाज इज द चीज जो कि हमको मरवा रही है एट दिस पॉइंट। मौसम बिल्कुल ठंड मौसम में वायरस फैलता ज्यादा है, शिद्दत में इतना फर्क नहीं है, यानी कि जितनी शरीफ पहले भी था इतना ही है। मगर मतलब आज भी मुझे मालूम है कि कोई आया है बाहर मुल्क से शादी अटेंड करने के लिए और अब वो यहाँ पे वेंटिलेटर पर हैं। एक और मेरे पेशेंट हैं, वो वरना तो खुद तो ठीक है मगर उनके वालिदैन को लगा है और उनके अब अब्बा वेंटिलेटर पे हैं। तो मतलब ये कहानियां तो रोज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बदहतियाती और पूरा घर जो है वो तबाह हो जाता है। True that. अच्छा, अब जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, चूंकि आपने जिक्र किया, एक तो उनकी मेजर सिम्टम्स बताइए, क्योंकि कुछ कहा यह गया कि म्यूटेट किया है वायरस ने, कुछ अपनी शक्ल हियत चेंज की है सर्दियों को लेकर, जैसा कि उन्होंने अभी बात की। तो किस किस्म की सिम्टम्स के साथ मेनली कोरोना के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, जब आप इमीडिएटली रिकमेंड करते हैं इनको कि इनका इलाज फौरन से शुरू होना चाहिए?
सो वायरस ने ऐसा म्यूटेट नहीं किया कि उसकी सिम्टम में कोई तब्दीली है या उसकी इंटेंसिटी में कोई तब्दीली है, तकरीबन वही चीजें हम अभी देख रहे हैं। और जो कॉमन सिम्टम जो हम देख ही रहते हैं वो बुखार के अलावा, याद रखें बुखार जरूरी नहीं है, खांसी, जिस्म में शदीद दर्द होना, आपके टेस्ट वगैरह में फर्क, कुछ लोगों की नाक बंद होती है, कुछ लोगों को हल्का हल्का बुखार होता है, तो सिम्टम बहुत सारे हैं। अगर आपको हल्का से भी शक हो कि आपको कोविड या कोरोना वायरस हो गया है तो बेहतर है कि आप टेस्ट करा लें, क्योंकि अगर आप टेस्ट ना कराएं तो फिर आप औरों को डिस्टर्ब करेंगे। Exactly. डॉक्टर साहब, ये वाली जो एक सिम्टम्स आपने बताई है, इसमें बॉडी में दर्द होना, जो बॉडी पेन्स, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम आई हैव हर्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन जो कि कोरोना को फेस कर चुके हैं, जिन्होंने इसको सर्वाइव किया है, उनसे जब बात हुई है। क्या हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज द ओनली कॉमन सिम्टम जो इन एनी केस होगी, बाकी किसी को बुखार होगा, किसी को नज़ला होगा, इस तरह की चीजें? I wish कोई ऐसा सिम्टम होता कि मैं बोलूं भाई ये है तो आपको कोविड हो गया, ऐसा कोई सिम्टम नहीं। मगर एक बात जो आपने बोली है जो बहुत जरूरी है कहना, कि हम बहुत फोकस करते हैं कि भाई इतने लोग मर गए, इतने लोग अस्पताल में, मगर जब जिनको कोविड होता भी है अगर वो अस्पताल ना भी जाए तो बीमारी अच्छी नहीं है ये, मतलब लोग जो है ना वो बिस्तर पे पड़ जाते हैं, इतनी शदीद दर्द होता है। डॉक्टर साहब, अभी चूंकि वेदर ऐसा है, वायरल इन्फेक्शन यानी हम फ्लू, खांसी, ये सारी चीजें नॉर्मल है, और उस चक्कर में भी हम इस अगर कोरोना के सिम्टम्स भी वैसे ही हैं तो हम थोड़ा निगलेक्ट कर देते हैं कि ये जी अगर ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन, उसमें कितना हमें ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि सीजनल जो सारी चीजें उनको भी तो हमने देखना है कि वो भी नॉर्मली हम पैनाडोल खाया है, वी आर गुड टू गो। सो ये वाला मामला भी है। आप देखो ये जो कश्मकश है ना, ये तो हम लोग इसमें फंसे हुए, बिकॉज यही चीज के आम वायरस और कोविड के सिम्टम में फर्क करना बहुत मुश्किल है, खासतौर पे जिनको हल्का फुल्का माइल्ड सा कोविड हो। तो हो सकता है आपको बस एक दिन का हल्का सा बुखार हो, आपको पता ना हो कि आपको कोविड है, आप दोबारा काम पे चले गए, सबको आपने इन्फेक्ट कर दिया। तो ये आपने बिल्कुल सही कही, ये हम सब डॉक्टर इसमें फंसे हुए हैं कि हम कैसे फर्क करें कि ये कोविड है या आम मौसमी नज़ला खांसी जुकाम। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये बच्चों वाले फैक्टर पे भी जरा बात कीजिएगा। लॉकडाउन पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद हम जैसे लोग भी इनफैक्ट वॉयलेट कर ही जाते हैं। दूसरा, ये हॉस्पिटल्स के अंदर जाने से मेरे जैसा बंदा तो बहुत घबराता है आजकल। मतलब अगर रूटीन के चेकअप के लिए भी मुझे कोई कहे कि हॉस्पिटल जाना है तो मैं अवॉइड करता हूँ कि हॉस्पिटल ना जाना पड़े। आप लोग के हॉस्पिटल्स के अंदर, आप तो एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल से वाबस्ता है, लेकिन पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों की कैसी हालत है आप बेहतर जानते हैं। तो इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर कौन से SOPs हैं जो आप समझते हैं अपनाए जाने चाहिए या नहीं अपनाया जा रहा तो एहतियात जरूरी है? इस हवाले से जरा हमें बताइए। एक अच्छी चीज ये है कि बिकॉज एक वेव आ चुकी है हमारे पास, तो बहुत सारे हॉस्पिटल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, और ज्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर, सब में नहीं मगर ज्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर जो खांसी बुखार वाले पेशेंट हो जिनमें कोविड सस्पेक्टेड हैं, वो आम जो पेशेंट्स हैं उनसे बिल्कुल अलग रहते हैं। तो हॉस्पिटल जनरली सेफ होते हैं, मगर आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ सरकारी हॉस्पिटल, कुछ निजी हॉस्पिटल, वहां पे उससे प्रिकॉशन ना हो। जो चीज आपको देखनी है जब आप हॉस्पिटल जाएं, बिकॉज ये ना हो कि खुदा न खास्ता कोई और बीमारी हो और आप हॉस्पिटल ना जाए, वो दूसरी बीमारी सीवियर हो जाए। इसकी कोशिश करें कि ऐसे अगर बहुत हजूम है तो फिर थोड़ा सा दूर हट जाएं, मास्क ना पहने रहें। डॉक्टर्स के हवाले से जरा मुझे ये बताइए, क्योंकि पहली जो हमारी कोविड वेव थी इसमें वी हैव लॉस्ट बहुत जबरदस्त किस्म के, हमारे यंग डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा बात हुई थी इसमें। आई रिमेंबर मुल्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, इन इलाकों में अब भी कुछ डॉक्टर्स इसका शिकार हुए, लेकिन वो रेशो कम है। तो क्या आप ये समझे कि अब डॉक्टर्स के हवाले से जो प्रिकॉशंस हमें लेनी थी या जो मेजर्स लेने थे वो हमने ठीक लिए हैं, डॉक्टर्स हमारे महफूज हैं? So एक्चुअली इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट जो कि मिस हो जाता है, इसके डॉक्टर्स में इन्फेक्शन तो होता है, मगर अक्सर नहीं देखा है डॉक्टर्स में इन्फेक्शन पेशेंट से नहीं हो रहा होता, वो आपस में हो रहा होता है। जब आपने पेशेंट देख लिया, फिर आप बैठ के अपने चाय पी ली, समोसे खा लिए, और फिर आप एक दूसरे को इन्फेक्ट करते रहते हैं। हॉस्पिटल में बहुत क्लोज माहौल होता है डॉक्टर्स के दरमियान। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और पॉइंट, हम अभी बात कर रहे थे कि बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं, वो घरों पर हैं, बट स्टिल वो पार्क्स में जा रहे हैं, बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, गली मोहल्लों का एक जो आपको पता है नानी की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली, ये सारी चीजें उसी तरह से कंटिन्यू होती रहती हैं। ऐसे में हमें पेरेंट्स को किस तरह से ये कन्वे करना है, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे अफराद भी इस तरह की जो कह लें लापरवाही बरत रहे हैं। हम तो बार बार कहते हैं, हम चाहेंगे एज अ डॉक्टर आप जरूर पेरेंट्स को ये कन्वे करें कि अगर बच्चे घर पर हैं तो उनको किस तरह से उनको बचाना है। बिल्कुल। सो देखिए, आप सबसे बड़ा मसला है कि हम बच्चों को हमेशा घर में बंद भी नहीं कर सकते, बिकॉज बच्चे भी पागल हो जाएंगे, हम भी पागल हो जाएंगे। मगर ये जरूर है कि अगर आप जो सेफ एक्टिविटीज हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल बाहर जा रहे हैं और छोटा ग्रुप है और वही ग्रुप रोज मिलता है एंड आउटडोर्स है, तो वो ज्यादा सेफ है बनिस्बत इसके कि आप किसी के घर जाएं और वहां पे
15 बच्चे हों और वो सब आपस में इंडोर्स हो, तो आउटडोर फिर भी बेहतर है, पार्क फिर भी बेहतर है। अगर आपके पास एक ग्रुप ऑफ बच्चे हैं जो सिर्फ वही मिल रहे हो तो फिर एटलीस्ट इन्फेक्शन ऐसा नहीं कि बाहर से कोई लेके आ रहा हो। लेकिन वो लाइटर है डॉक्टर साहब, छुट्टियां और नानी के यहाँ बंदा ना जाए तो ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ, फौरन लोग ननिहाल जाते हैं। खैर चले, बहुत अच्छी गुफ्तगू और थैंक यू वेरी मच, आपने सुबह सुबह हमें ज्वाइन किया और अपने एक्सपर्ट ओपिनियन हम तक पहुंचाई। आई होप कि लोग आपकी बात जरूर कहेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन हम फिर भी कहेंगे आपको, आप from डॉक्टर साहब की बात तो सुने, हमारी बात भी सुन लें कि प्लीज एहतियात करें, बहुत एहतियात की जरूरत है, हम इसको मजीद वर्स्ट ना करें, इसके लिए आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और चूंकि पॉलिटिक्स की बात सुबह सुबह हम ना करें तो प्रोग्राम होते नहीं है, ओब्वियसली इट्स अ न्यूज़ शो, लेकिन समटाइम्स हमें पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हुए थोड़ा ऐसा भी लगता है कि ये पॉलिटिक्स हमारी जा किधर रही है, थोड़ी सी उसमें इखलाकियात भी रहनी चाहिए। बाकी खैर, जो खबर हम अगली शेयर करने जा रहे हैं वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब के हवाले से है, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं। उनको पेरोल के ऊपर रिहा किया गया था जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। आज उसकी मुद्दत खत्म हो रही है। बिल्कुल, मुद्दत तो खत्म हो रही है, ताहम पंजाब हुकूमत ने बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेरोल पर 5 दिन के लिए रिहा किया था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने तौसी से इनकार करते हुए वाज़ेह किया है कि सियासी गपशप और कारोबारी मामला चलाने के लिए पेरोल में तौसी नहीं मिलेगी। अच्छा, ये थोड़ी सी वैसे सख्त स्टेटमेंट है क्योंकि बहरहाल उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ है और अगर उनको कुछ मजीद दिन मोहलत मिल जाती है तो उसमें कोई मजायका नहीं है, हुकूमत बेहतर समझती है मामलात को, लेकिन अगर आपने उनको पेरोल पे मजीद रिहाई नहीं भी देनी तो ऐसी स्टेटमेंट्स देने की क्या जरूरत है। उनकी वालिदा का इंतकाल तो बहरहाल हुआ है, ये तो नहीं पड़ेगा। दूसरी जानिब अगर ये एक्सटेंशन इसमें होती है, जो कि पंजाब हुकूमत फिलहाल कह रही है नहीं होगी, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इसके हवाले से भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल सिर्फ 5 दिन के लिए पेरोल पे बाप बेटे जो कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ हैं उनको रिहा किया गया था और अब आएंगी असल सख्त स्टेटमेंट। हाँ, और तौसीह दी जाएगी, यानी इसका फैसला बहरहाल आज हो जाएगा क्योंकि आज इसका आखिरी दिन है, तो आपको आगाह भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम 10 बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल बहुत सख्त रिमार्क्स दिए और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो 430 मिलियन दरख्त अगर लग चुके हैं तो इससे तो पाकिस्तान की तारीख बदल जानी चाहिए थी, लेकिन हमें कहीं नजर नहीं आते। और बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर चीफ जस्टिस ने सीरियस सवालात उठा दिए। रिमार्क्स देते हुए उन्होंने कहा कि दरियाओं और नहरों पर कोई दरख्त नहीं लगाया गया। 430 मिलियन दरख्त कहां लगे? बिलियन ट्री सुनामी की सैटेलाइट पिक्चर्स भी फराहम की जाए। इसके साथ साथ जी एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि सूबे में 73 लाख दरख्त लगाए जबकि 39 मिलियन दरख्त लगाने का प्लान है, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि माजरत के साथ केपी का महकमा जंगलात का सारा अमला चोर है। जबकि वफाकी सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली ने बताया कि 2 साल में मुख्तलिफ शहरों में 430 मिलियन दरख्त लगाए जा चुके हैं। इस पर भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 430 मिलियन दरख्तों का लगाना नाकाबिले फहम लगता है, इतने दरख्त लग चुके होते तो पाकिस्तान की तकदीर ही बदल जाती। इसके साथ साथ सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली ने कहा कि मुल्क की नर्सरियों से तमाम दरख्त मंगवाए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा अजीब बात है, इतने दरख्त नर्सरियों में कैसे पड़े हुए हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 1 माह के लिए मुलतवी करते हुए सेक्रेटरी प्लानिंग, 4 सूबाई सेक्रेटरीज जंगलात को तलब कर लिया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कलर कहार के इलाके पर पहाड़ों में जो तामीरात के हवाले से कुछ शिकायत थी उस पर मुकम्मल पाबंदी आए थे। और इस मनसूबे के बारे में अपोजिशन भी कई बार सवाल उठा चुकी है कि बिलियन ट्री मनसूबे को नैब को ये मनसूबा नजर नहीं आता, इसमें करप्शन हुई है, बार बार अपोजिशन ये कहती है। लेकिन चीफ जस्टिस जो कि अवामी फलाह के मनसूबों में बड़ी दिलचस्पी लेते नजर आते हैं। आपको कराची सर्कल रेलवे के हवाले से पता है सुप्रीम कोर्ट ने कितना काम किया और अब बिलियन ट्री के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठाए हैं। आई होप कि क्लियर पिक्चर सामने आए और अगर ये दरख्त नहीं लगे तो लगने चाहिए, बहुत जरूरी है। वैसे वाकई अगर इतने दरख्त लगे होते तो तकदीरें हम सबकी बदल जाती हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हमारी बारी है सेगमेंट अगले माइंड मैटर्स की, जिसमें हिना न्याजी और वकार अहमद मलिक हमें कुछ बताने वाले हैं कि बदकिस्मती और खुशकिस्मती जो है उसका साइंस लोग बहुत बिलीव करते हैं इसमें। लेकिन उससे पहले जरा पोल भी हम बता दें ना, इतने अरसे से हमने बताया नहीं है। व्हाट्सएप नंबर पे हमें हमारे पोल के हवाले से आप आगाह कीजिए। हमने आपसे पूछा है कि हुकूमत ने जो फ्री हैंड देने का फैसला किया, स्ट्रैटेजी चेंज किया इनफैक्ट कोरोना को लेकर अपोजिशन की जानिब, तो इसका क्या असर पड़ेगा और क्या ये सही फैसला है या नहीं, इसी पे जरा जवाब दीजिएगा। मीनवाइल जब तक आप जवाब देते हैं, ओवर टू यू हिना एंड वकार। ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच अर्मिला एंड इमरान। नाज़रीन, आज एक बार फिर से हमारे साथ वकार अहमद मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।
वकार साहब, हमें कैसे पता चल सकता है कि हम खुशकिस्मत हैं या हम बदकिस्मत हैं? जिंदगी में कौन से ऐसे इवेंट्स का होना जरूरी है जो इस बात का तयन करता है कि हम वाकई में खुश नसीब हैं या फिर हम बदनसीब हैं? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि जो खुश नसीबी और बदनसीबी का मुकदमा है, ये तो हम इवेंट बेस्ड रोजाना की बुनियादों पे कर रहे होते हैं। जब कोई अच्छा होता है तो हम समझते हैं कि हम बहुत खुश नसीब हैं, और जब कोई बुरा होता है तो हम समझते हैं हमारी पूरी जिंदगी ऐसी गुजरी है। तो किस्मत ही खराब है। किस्मत ही खराब है। मतलब आपका टायर पंचर हो गया तो आप कहते हैं मेरे साथ तो होता ही हमेशा ऐसे है। आपकी लॉटरी निकल आई तो आपने कहा कि बहुत अच्छा हो गया। कहने का मतलब लकी ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स है ये, जो बहुत, जिसको कहते हैं कि स्केल बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटे हैं, और बहुत छोटी छोटी चीजों पर हम बहुत बड़े बड़े नतायज अखज़ कर रहे होते हैं। इस सिलसिले में एक कहानी है जो आपको सुनाना चाहता हूँ। जी जी, जरूर आइडिया हो जाए। जरूर। एक साहब है, अच्छा। उनके कुत्ते का नाम है नोवा। नोवा, ठीक है। तो वो उस कुत्ते को चहलकदमी करने के लिए उसके साथ बाहर सड़क पे घूम रहे हैं, और एक खास जगह पे, मतलब उनके जो बाग है, जिसको क्या कहते हैं, रस्सी है कुत्ते की, वो उसका हाथ उन पे ढीला है। इतने में अचानक एक खरगोश निकलता है, और वो खरगोश को कुत्ता देखता है और वो एकदम उसकी तरफ भागता है, और उनकी रस्सी भी ढीली होती है तो वो छुड़ा जाता है। और उसके बाद वो काफी देर कुत्ते का पीछा करते हैं, लेकिन वो कुत्ता उनको नहीं मिलता, और वो बड़ा प्यारा उनको। उसके बाद उसके लिए वो इश्तारात लगवाते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि वो नौवा ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, वो कुत्ता उनको नहीं मिलता। ठीक है। अब वो बेचारा परेशान, वो कहते हैं यार वो क्यों, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि वो एग्जैक्ट वो मोमेंट जब मैं जा रहा था, जब वो रस्सी ढीली थी, उसी मोमेंट पे इस खरगोश ने भी छलांग लगानी थी, और उसी टाइम पे मेरा कुत्ता चला गया वगैरह। सही बात है। एक हफ्ते के बाद एक लड़की आती है, उनका बेल बजाती है घर की, बाहर देखते हैं तो वो नोवा को लेके, उस कुत्ते को लेके तो बाहर खड़ी होती है। वो बहुत शुक्रिया अदा करता है, वो बहुत खुश होता है वो बंदा जो है। लड़की जो है वो बड़ी खूबसूरत होती है, और उसके बाद उनका मिलना शुरू हो जाता है मुख्तलिफ जगहों पे। ज़ेनिया महंगी होती है, उनकी उस पे मतलब शादी हो जाती है, और वो समझता है कि ये कितना अच्छा हुआ क्योंकि कि हम नोवा की वजह से मिले एंड वी गॉट मैरिड। नोवा जब गया खरगोश की वजह से तो वो एक बैड इवेंट था। फिर जब उसको मिली तो वो कहती है कि ये कितना एक प्रिसाइसली बड़ा अच्छा हुआ ना ये कि नोवा का गुम होना, और फिर उस लड़की को मिलना, और उस लड़की का मेरी जिंदगी में दाखिल हो जाना, तो कितना खूबसूरत है। यहाँ पे खुशकिस्मत हो गया। एक दिन वो जॉब उनकी जो करती थी, जो वाइफ थी, तो उनको लेने के लिए उनके ऑफिस जा रहे थे वो जो साहब थे। तो जब एक क्रॉस पे एक सिग्नल पे इनका ग्रीन था, ये जा रहे थे, लेकिन किसी और का रेड था, वो गलती से वो आगे आया, एक एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अब जब एक्सीडेंट हो जाता है तो डेफिनेटली एक बैड इवेंट, ना उनका नोवा होता, वो मसला होता, ना उसकी वो शादी होती, ना उनका ऑफिस होता, ना वो लेने जाते, ना उनका एक्सीडेंट होता। जब एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, और हॉस्पिटल में दूसरे दिन डॉक्टर जो है, जब उनको होश आता है तो डॉक्टर उसको कहता है कि आपके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। जो बुरी खबर है वो तो ये है कि आपके ब्रेन में एक ट्यूमर है बहुत छोटा सा, ठीक है। और जो अच्छी खबर है वो ये है कि जनरली इस तरह के ट्यूमर्स पकड़े नहीं जाते, कि बाद में उस वक्त पकड़े जाते हैं जब हमारे बस में भी कुछ नहीं होता। लेकिन क्योंकि आपका ये एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से आप यहाँ आए, जिसकी वजह से हमें स्कैन करना पड़ा, जिसकी वजह से आपका ये ट्यूमर, तो ये गुड न्यूज है, क्योंकि अभी तो सारा क्रेडिट जो है वो एक्सीडेंट को और नोवा को चला गया। ठीक है जी, ट्रीटमेंट बड़ी आसानी से हो सकती है। फिर वो वहाँ से घर जाते हैं, और फिर अगेन दूसरे दिन वो नोवा को चहलकदमी कराने के लिए वो जाते हैं। ये बेसिकली एक थॉट, आप इसको एक्सपेरिमेंट कह लें, आपके लिए एक सोचने के बहुत सारे मकामात हैं इस कहानी के अंदर। आप उस बंदे की तरह अगर आप इस तरीके से चलना शुरू कर दें कि नोवा जाता है जब वो खरगोश के पीछे, तो आप कहते हैं कि बदनसीब हूं, लड़की आ जाती है उसी की वजह से, तो आप कहते हैं खुश नसीब हूं। ब्रेकअप हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो आप कहते हैं बदनसीब हूं। फिर इसका मतलब है कि जब आप बहुत पीछे हटके एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर अपनी लाइफ को बहुत पीछे से देखेंगे, तो ये इंतहाई, जिसको कहते हैं कि ये बेअक्ली वाली बात होगी कि अगर हम किसी इवेंट को ये बुनियाद बना के हम ये कहें कि हम खुशकिस्मत है या बदकिस्मत, क्योंकि बाद में वो इवेंट उतना सिग्निफिकेंट रहता भी नहीं है। और वैसे भी ना ये लेयर दर लेयर ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, बहुत बड़ी। उसकी वजह ये है कि अगर हम बहुत बड़े स्केल पे देखें और एक अर्थ बिल्कुल एक बर्ड आई व्यू से अगर हम देखें तो नहीं है, और उसके अंदर हम कौन है, और फिर हमारी लाइफ बेसिकली क्या है, वो तो बेसिकली ये होता है कि आपका जो क्योंकि आप ईगो सेंट्रिक होते हैं ना, नापरस्त होते हैं, तो ईगो सेंट्रिसिज्म की वजह से जब मेरे टायर पंचर होता है तो मुझे लगता है कि पूरी कायनात जो है वो साजिश में शरीक है कि मैं बदकिस्मत हूं। लेकिन जब मैं मोटरवे पे जा रहा होता हूँ तो आपने देखा कि किसी का टायर पंचर होता है, मैं बस एक निगाह डालता हूँ, बस ठीक है टायर पंचर है। तो ये जो फर्क है दूसरे के टायर पंचर होने और मेरे टायर पंचर होने में, इसकी ईगो सेंट्रिसिज्म की वजह से, अना की वजह से, जात को डेफिनेटली बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। तो आपको सब्जेक्टिविटी से निकल के
ऑब्जेक्टिविटी या साइंटिफिक अप्रोच थोड़ा सा अपनी जात को पीछे हट के अगर आप देखेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि स्केल बहुत बड़ा है, लाइफ बहुत बड़ी है। तो मैं इतना डिसाइसिव मुझे फैसला कुन रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए इस जो इवेंट्स के बाद मैं अपने आप को लेबल कर दूं कि मैं खुशनसीब हूं। चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से आपस में क्या कहते हैं कनेक्टेड है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत छोटी चीजों पे आपको नहीं करना चाहिए, में जाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच वकार साहब फॉर योर टाइम। थैंक यू। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और एस्प्रेसो की बात हो, कॉफी की बात हो, मॉर्निंग की बात हो, तो हमारे सेगमेंट्स बिल्कुल ऐसे होते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि सुबह के इम्तिजाज के साथ कुछ आपको दिखाया जाए आपके मूड के मुताबिक। ज्यादा गहरा तो नहीं होगा? इम्तिजाज। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। ओवर अ कप ऑफ कॉफी हमारा सेगमेंट है जिसमें हम किसी न किसी शख्सियत के पास जाते हैं, उनसे उनकी जिंदगी की बातें करते हैं और साथ उन्हीं से कॉफी भी मंगवा के एंजॉय करते हैं उनके साथ बैठकर। सो देखते हैं हमारा ये सेगमेंट जिसमें आज हम आपको मिलवाएंगे जवाद अहमद से। ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा मिन्हाज और आज मैं जिस शख्सियत के घर के बाहर मौजूद हूँ उनके गाने आज तक ज़बान ज़दे आम हैं। वो एक गुलकार भी हैं, एक समाजी कारकुन भी हैं और आहिस्ता आहिस्ता सियासत का हिस्सा भी बन रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ जवाद अहमद साहब की। तो आइए चलते हैं उनके घर के अंदर और उनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि उनके शबो रोज़ किस तरह के गुजर रहे हैं और सियासी एतबार से किस तरह की हलचल चल रही है। चलिए जवाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। वैसे आजकल के हालात नहीं है कि दूसरे लोगों को अपने घर में घुसाया जाए। सर, सारी आवाम परेशान है और वो ये जानना चाहती है कि कौन लड़की थी जो कहती थी वो कहती है सैया मैं तेरी यहाँ, उसको सामने लाएं, रास पाश करें ज़रा। अच्छा, पता मैं अपने गाने खुद लिखता हूँ। तो एक दफ़ा मैं एक जगह बैठा हुआ था तो एक किताब थी मेरे हाथ में, तो मैंने उसमें लाइन पढ़ी, दिल कहंदा है चन्ना मैं तेरी है। तो उधर से मैंने लाइन ली थी। वहाँ बैठे बैठे आपने सोचा और सारा गाना लिख फिर मैंने सोचा कि अगर मैं लड़की की तरफ से गा रहा हूँ तो अजीब सा लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं लड़की के मुंह से कहलवा देता हूँ कि वो कहती है सैया मैं तेरी गा मैं रहा हूँ, और कह उसमें था कि दिल कहता है चन्ना मैं तेरी, मतलब लड़की वो सेंदा है। अच्छा जवाद भाई, आप मौसीकी से काफ़ी हद तक वैसे दूर दूर नज़र आ रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? देखिए, मौसीकी जो है ना मेरी रोजी रोटी भी है, मेरा प्रोफेशन भी है और मैंने इसको बड़ा शौक से चूज़ किया था। मैंने वालिद साहब को कहा कि मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो आप रखें और मुझे कुछ अच्छा हाँ म्यूज़िक करने दें। तो मेरे तो बड़े दिल के करीब है ये, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। लेकिन चूंकि मैं इससे पहले सोशल वर्क बहुत मैंने किया है, मैंने एजुकेशन पे, हेल्थ पे, शराब, जलजला, पोलियो बहुत ज़्यादा काम किया है, तो वो भी अवामी काम थे सारे। उसके बाद सियासत शुरू कर दी है। तो पिछले 11-12 साल से आप समझें कि मैंने मौसीकी थोड़ी सी मेरी बैक एंड पे रही है, लेकिन मैं कॉन्सर्ट्स करता रहा। अच्छा, अब ये कि मैं सियासत में चूंकि आ गया हूँ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पैशन की बात की जाए, वो मौसीकी ही है, सियासत है, समाजी काम है, क्या? सियासत मेरा गोल है, वो गोल था शुरू से। मैं जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में था तो मेरे सारे दोस्तों को, घर वालों को पता था कि मैंने सियासत करनी है। अच्छा, ये कोई सडन टर्नओवर नहीं था, मतलब आपने हमेशा से सोचा था? मैं तो मशहूर होने के लिए मौसीकी की है, लेकिन ये है कि मेरा पैशन मौसीकी भी रहा है और क्रिकेट भी रहा है। मैंने बहुत दोनों अच्छे लेवल पे किए हैं, तो मुझे शौक दोनों का था। लेकिन मैंने फिर चूज़ करना था कि मैं कौन सी चीज़ जो है इसमें ट्राई करूं ताकि मैं लोगों के अंदर जा सकूं, लोग मुझे पहचान सके। आपने ऐसी दूसरी ऑप्शन निकाल ली है, सियासत की जानिब जाने का आपने सोच लिया है, इतनी ग्लैमरस लाइफ छोड़ के इस तरफ आने की कोई खास वजह? मैं कायद मोहम्मद अली जिन्ना का आपको एक कोट बताता हूँ। मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हर इंसान जो है वो सिर्फ वोटर ना हो, बल्कि किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो। और दुनिया में अगर आप देखें ना, तो जितनी भी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी जितनी मोबिलाइज होती है ना पॉलिटिकली, उतनी ही वो ज़्यादा इक्वालिटी बेस्ड होती है। क्योंकि जब लोग खुद अपने हकूक़ के लिए, अपने उसके लिए खुद आवाज़ बनते हैं, पॉलिटिकली शामिल होते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, तो फिर उनकी आवाज़ निकलती है। और लेकिन जवाद भाई, आपको ऐसा नहीं लगता जिस आम आदमी की आप बात कर रहे हैं, उनका जो बेसिक मोटिव है वो रोटी, कपड़ा, मकान, ये बुनियादी नेसेसिटीज़ हैं, उनको कैसे एहसास दिलाया जाए कि आपके राइट्स कुछ और भी हैं, उनके लिए भी आपको आवाज़ उठाना है? पाकिस्तान में हमेशा करप्शन के नाम पे गवर्नमेंट चेंज हुई और ये बहुत पुराना हो रहा है। मतलब अगर आप
मुझसे पूछे ना तो ज़ियाउल हक के ज़माने से तो मैं देख रहा हूँ, करप्शन पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये बिल्कुल मसला नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का असल मसला अमीर और गरीब का फ़र्क है, और उसके लिए रियासत जो कवानीन बनाती है वो बनाती ही ऐसे है कि जिससे अमीर आदमी को कानूनी तौर पर भी और गैर कानूनी तौर पे भी फायदा होता है। ज़्यादातर लोग वही हैं जिनके पहले बाप दादा होते थे, या कोई चचा या कोई मामू, या देखिए ये एक रूलिंग क्लास है। मैं जो बार बार पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ और लोगों को ऐसे ऐसा समझ भी आ रही है, बहुत तेज़ी से नौजवान मेरी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता लग रहा है ना। मुझे सिर्फ एक सवाल करना है नौजवानों से, आपके प्रोग्राम में भी करता हूँ, कि आप क्या चाहते हैं अपने लिए इस मुल्क में, वो तो बताएं। बताते ही नहीं। क्यों? वो क्या कर रहे हैं सारा दिन, बेचारे ख्वार हो रहे हैं रोजी के लिए, जॉब्स है नहीं, और लड़ रहे हैं इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के लिए, मतलब सोशल मीडिया पे। अपनी भी तुम्हारी कोई हैसियत है? मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि अगर किसी ने इस मुल्क की तकदीर बदलनी है, उसको आम लोगों की तरह जिंदगी बसर करनी पड़ेगी। मिडिल क्लास के लेवल से ऊपर नहीं जा सकता वो। अगर वो 300-300 कनाल में रहना चाहता है, अगर वो 14 जदादे रखना चाहता है, अगर वो अपने इर्द गिर्द सारे माफियाज के पैसों से सियासत करता है, उस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता। और ये आपके सामने हो रहा है। नया पाकिस्तान के पुराना पाकिस्तान? नहीं, दोनों नहीं। पाकिस्तान पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के अंदर जो आम लोगों का पाकिस्तान है वो हमें चाहिए, और आम लोगों का पाकिस्तान उस वक्त बन सकता है जब आम लोग सियासत में आएंगे, आम लोग अपने हाथों से फैसले करेंगे। इमरान खान जैसे लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे जब भी सियासत शुरू होगी। नवाज शरीफ जैसे, आसिफ जरदारी जैसे, इनको तो जगह नहीं मिलेगी, जाएं कहाँ पे। लेकिन मसला ये कि इनको हमने अपने सर पे बिठाया हुआ है, जबकि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करना। अच्छा, 2018 के जनरल इलेक्शन में आप नहीं जीत पाए, मायूसी हुई आगे जाने से? 2018 में मैं लड़ा था 3 लोगों के खिलाफ। तो देखो, मैं लड़ा था इमरान खान के सामने NA 131 में लाहौर में, शहबाज शरीफ के सामने NA 132 लाहौर में, और बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने NA 246 लियारी कराची में। अच्छा। मैं इन तीनों के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। और मैंने, कोई दीवाना हो सकता है ना जो ये करेगा, लेकिन उसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए। दीवानगी के लिए भी कोई ना कोई वजह तो होती है ना। कोई लोग प्यार में दीवाने हो जाते हैं, कोई लोग ताकत में दीवाने हो जाते हैं। मेरा मसला ये था कि मैंने स्टेटस को चैलेंज करना था। स्टेटस को की 3 पार्टियां हैं, तीनों वीरों की पार्टियां हैं, तीनों के सरबराहान के सामने लड़ना था। तो जब मैं लड़ा उन तीनों के सामने, तो मैं जीतने के लिए तो नहीं लड़ा, इनमें से एक से भी लड़ता तो नहीं जीतना था। तीनों से लड़के कैसा जीतना था? पैसे नहीं थे इतने, ना हमारे पास इतने नफरी थी लोगों की। नई पार्टी बनी थी, उसी साल पार्टी बनाई थी, उसी साल इलेक्शन लड़ी। हमने एक बात कहनी थी, हमने एक पॉइंट, मेकिंग अ पॉइंट वाला मामला था कि इनके सामने अगर मैं खड़ा हो सकता हूँ तो फ्यूचर में हमारी पार्टी से कोई भी बड़े लोग समझे जाते हैं, इनके सामने कोई भी आम आदमी खड़ा होगा और इंशाल्लाह जीतेगा भी। तो इंग्लैंड के अंदर 2 पार्टीज हैं, बड़ी पार्टीज। एक का नाम है लेबर पार्टी, एक का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। एक का नाम ही लेबर पार्टी है। मतलब आप खुद बताएं ना मैं क्या कह रहा हूँ। भाई लेबर पार्टी होगी किसी मुल्क में तो उस मुल्क में आम आदमी का सोचा जाएगा, जब होगी नहीं तो कैसे सोचा जाएगा। तो लेबर पार्टी में जो लीडर्स बनते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सादिक खान है, बस ड्राइवर, इमिग्रेंट, मुसलमान और पाकिस्तानी, सारी माइनॉरिटीज हैं उसके अंदर। ये चारों अल्फाज माइनॉरिटी के अल्फाज हैं। उसको लेबर पार्टी ने खड़ा किया लंदन के मेयर के लिए। लंदन कौन है? लंदन दुनिया के जो बड़े 2-3 शहर भी निकालें तो एक नाम उसमें आएगा। सही। तो इतने बड़े शहर दुनिया का डेवलप 3 मुल्क उनमें से, वो उसको मेयर के लिए उन्होंने नॉमिनेट किया और वो जीत गया मेयर का इलेक्शन। ये सिर्फ लेबर पार्टी कर सकती है। आम लोगों को सियासत में लाने के लिए सरमायादार, जागीरदार, माफिया लीडर नहीं होते पार्टीज के, वो आम लोग ही लीडर्स होते हैं। तो ये वो चीज़ है जो लोगों को समझनी चाहिए और वो समझेंगे इंशाल्लाह, और समझ रहे हैं आहिस्ता। अच्छा, मैं आपने जो ख्वाब देखा है जरा उसकी थोड़ी सी ताबीर इमेजिन कराती हूँ। फर्ज करें आम आदमी मरकजी क़यादत का हिस्सा बन गया, ऑपोजिशन पार्टी में किसको देखना चाहेगा फिर? ऑपोजिशन पार्टी सारी एक ही पार्टी है। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी, ये एक ही पार्टी है। उसके नाम 2-3 रखे, उन्होंने फर्क किया। नहीं, जो थोड़ा आसानी से अमीर लोगों की पार्टियां हैं, ये अमीर लोगों की एक ही पार्टी है सारों की। मैं तो ये समझता हूँ ये मिलके भी आ जाए तो देखी जाएगी। देखिए असल बात मैं फिर ये कह रहा हूँ, अगर आप 6-7-8 लोगों में से आपकी ख्वाहिश के बावजूद, मेहनत के बावजूद, टैलेंट के बावजूद और इल्म के बावजूद अगर आप लोगों में से कोई लीडर नहीं बन सकता इस मुल्क में, तो इस मुल्क की सियासत, इस मुल्क की पार्टियां और इस मुल्क का तमाम सिस्टम, उसका कोई फायदा नहीं है। और यही है इस मुल्क की असलियत।
आप अपने फैंस के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आपको पता है लोग सुनना चाहते हैं आपके गाने। मैं तो कह रहा था कि मैंने अभी दोबारा शुरू किया है, बल्कि मेरी पार्टी भी कहती है कि कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर करें जिससे आप लोगों के अंदर रहें, सियासत के अलावा भी। क्योंकि इस मुल्क में एक बड़ी अजीब बात है, इस मुल्क में ना आप कोई और काम करें ना तो लोग आपको ज़्यादा प्यार करते हैं, जब आप सियासत में आगे असल बात करें ना, असल, तो लोग आपको बड़ा बुरा कहते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी पार्टी को वोट देते हैं ना। तो यही इमरान खान थे, पूरा मुल्क प्यार करता था, सियासत में आए तो सिर्फ एक पार्टी है। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, अब्बा के पास गए डिग्री लेके कि नहीं गाना गाना है मुझे, ठीक है चले मेरे हाल से आप प्रोफेसर साहब मान गए, आपने गाना गाए, क्या कामयाब गाने गाए, लेकिन जब सियासत में आए तो कहा जी अब्बा जी अब सियासत में जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं है कम खराब। आपको पता है मेरे वालिद साहब और वालदा साहबा ही तो मेरी इंस्पिरेशन है। अच्छा। ये दोनों पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, दोनों प्रोफेसर थे। वालिद साहब मेरे पढ़ाते थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, और वालदा साहब पढ़ाती थी लाहौर कॉलेज ऑफ विमेन में। तो मैंने इनकी किताबें पढ़ी हैं बचपन से। अच्छा। मैं वाहिद बच्चा था हमारे घर में जो इनकी किताबें पढ़ता रहता था, फलसफी पुराने, पॉलिटिकल थॉट्स डिफरेंट किस्म के, इज़म्स जितने भी हैं, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, फिर मोनार्कीज, मैंने इनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया बचपन में। तो मैंने वहाँ से मुझे ये शौक हुआ, मैंने आपको बताया ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने में मेरे जितने दोस्त थे और मेरे जो घर वाले, इनको पता था कि इसने सियासत करनी। बहुत से लोगों की फरमाइश है, आपके फैंस की फरमाइश है और मेरी अपनी फरमाइश है, आपका एक गाना बिन तेरे क्या है जीना, तो आज मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी, आपने मुझे गाना सुनाना। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी यार वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ तू ना हो तो बेकार, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो वंस अगेन, और अब बढ़ते हैं एक इंतहाई दिलचस्प सेगमेंट की जानिब, और वो सेगमेंट कुछ यूं है कि आपने अक्सर ह्यूमन इंटरेस्टेड। हाँ, ह्यूमन इंटरेस्टेड। मैं जब पढ़ी थी इस बारे में तो मैं भी थोड़ा क्यूरियोसिटी डेवलप हुई। आपको पता है कि आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि इंसान के बॉडी के अंदर एक चिप लगा दी जाती है, और चिप के जरिए इंसान की जो सारी हरकत है उनको नोट किया जा सकता है, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किस जगह मौजूद है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही पाकिस्तानी से करवाने वाले हैं जिन्होंने सच में ये चिप अपने जिस्म के बॉडी के अंदर इम्प्लांट करवाई है, और इस चिप का नाम NFC चिप है। तो इनसे ही हम जानते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ रेहान अल्लाह वाला इस वक्त ऑल द वे लाइव मौजूद है ऑन वीडियो लिंक। उनसे हम पूछेंगे कि उनके जहन में ये ख्याल कैसे आया और क्यों करवा लिया। ये सोशल वर्क भी करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी काम करते हैं, पॉलिटिक्स में भी आने का इरादा रखते हैं एज पर इन्फॉर्मेशन। उन्हीं से जरा बात कर लेते हैं। रेहान, वेलकम टू द शो एंड गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बड़ी ये दिलचस्प चीज़ है जो आपने करवाई है। सबसे पहले तो इस चिप के बारे में हमें ये बताइए कि ये चिप है क्या और आपने क्यों लगवा ली है, बैकग्राउंड बेसिकली क्या है इसका? या जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी से है, सारी ज़िंदगी टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक रहा हूँ और टेक्नोलॉजी के ऊपर नज़र रखता हूँ कि किस तरफ जा रही है। ये जो फिल्मों का आपने जिक्र किया, वो फिल्मों में ही अभी तक है कि चिप लगा ली तो आप ट्रैक कर सकते हैं। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन को कहते हैं, जो हर मोबाइल के अंदर बिल्ट इन है। आपका जो मोबाइल है उसमें भी बिल्ट इन है, आप उसके ज़रिए अपने नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हैं, डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, और ये हर डिवाइस में मौजूद है। मेरे जो चिप है वो हाथ के अंदर लगी हुई है, आपकी जो चिप है वो हाथ के ऊपर रखी हुई है, सिर्फ फ़र्क इतना है। और मेरी जो चिप है वो किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, जबकि जो NFC मोबाइल में होता है वो डेटा के साथ कनेक्टेड होता है तो वो ट्रैकेबल है। जबकि जो मैंने चिप लगवाई है वो सिंपल एक छोटी सी USB की स्टिक समझ लीजिए आप, जो कि 8 किलोबाइट की मिशन है। जो नेक्स्ट वर्जन इसका आएगा वो इलॉन मस्क बना रहे हैं, जो कि ब्रेन में इम्प्लांट होगा। अच्छा। और उसके बाद आप अपने आप को इंटरनेट से सोचेंगे और आप एक्सेस कर रहे होंगे। दैट इज एक्सपेक्टेड एनीवेयर इन 2035, 15 साल बाद। अच्छा।
अभी तक जो चीज तो इसमें आपने कहा कि जो चिप जो NFC है इसके जरिए यू कैन ऑपरेट योर डोर हैंडल्स, यू कैन ऑपरेट योर कंप्यूटर, कैसे करते हैं इसकी थोड़ी डेमोन्स्ट्रेशन हमें दीजिए। जैसे ही आप इसको किसी भी NFC के साथ कनेक्ट, रीडर के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे हाथ है, अगर मैं इसको NFC रीडर के साथ लगाऊंगा, तो जैसे आप अपना मोबाइल को मेरे हाथ पे टच करेंगे, तो हाथ से करंट निकलेगा आपके मोबाइल से, और वो करंट यहाँ पर जाके इसको एक्टिवेट करेगा और यहाँ से डेटा पैक आपको मोबाइल पे मिल जाएगा। जैसे इंटरेस्टिंग जी, तो इसमें लेकिन सिर्फ 8 किलोबाइट यानी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आ सकती है, कोई ज्यादा डिटेल नहीं आ सकती, और आप ट्रैक भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसका कनेक्शन किसी चीज के साथ नहीं है, सिंपल एक पैसिव है। ये तो हमने वो फिल्म्स को आइडियलाइज किया होता है ना कि ट्रैक हो जाता है इंसान क्या करे, तो हमारे चिप के सुनते ही मेरे दिमाग में वही आइडिया आया, और लेकिन आपने अच्छे से हमें हमारे देखने वालों को बता दी कि बेसिकली बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, और लेकिन ये जो 8 KB, हाँ 8 KB इट्स टू स्मॉल। सो ये आपको आइडिया कैसे आया? क्योंकि नॉर्मली लोग बहुत रिलक्टेंट होते हैं, मैं बार बार ये कहती हूँ कि इस तरह की कोई भी चीज़ करने के लिए लोगों को बड़ी झिझक होती है, आपने किस तरह से किया? दो क्या आपका टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड था? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी की खौफ की वजह से ही हम आज गरीब कौम हैं। हम अपने हमारे जो बड़े हैं वो मोबाइल से अभी तक डरते हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अभी तक टेक्नोलॉजी से डरते हैं, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे मुल्क में मेजॉरिटी लोगों के पास नहीं पहुंची है। हमें अभी भी बैंकों में जाना पड़ता है, अभी भी लाइनों में लगना पड़ता है, जो कि सारा काम आप कंप्यूटर से या मोबाइल से बैठ के कर सकते हैं। मेरा इंटरेस्ट इसको लगवाने में इसलिए था कि जब मैं लगवाऊंगा, मेरे पास फेसबुक पे तकरीबन 1 मिलियन लोग हैं, तो उनको भी शौक चढ़ेगा कि भाई मैं भी लगवाता हूँ। इस नजरिए से मैंने इंस्पायर करने के लिए अपने अंदर भी लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि सिंस वी हैव अ थंब इंप्रेशन, अब हम फोन्स के ऊपर अपने फेस से इसको अनलॉक कर सकते हैं, यू नो, इट टेक्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एंड इट्स गेट्स अनलॉक्ड, सो आर द फोन, सो आर द ATM मशीन, सब पे आप थंब रखते हैं और सब कुछ हो जाता है। तो जब थंब इंप्रेशन काम करे तो फिर चिप वाला रिस्क लेने की क्या जरूरत है? इसके तो कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। जितनी खवातीन हैं हमारी, वो कान से दबाती हैं, बालियां से दबाती हैं, उनके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। उतना ही साइड इफेक्ट है जितना कि एक कान से दबाने में या बाली से दबाने में, उससे ज्यादा कोई साइड। अच्छा, डोंट यू थिंक कि थंब इंप्रेशन इज इनफ? मतलब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप इस स्टेप तक क्यों गए? व्हेन यू स्टिल हैव द थंब इंप्रेशन एंड फेस एक्सप्रेशन, तो इस स्टेप पे क्यों गए आप? टू मेक अ पॉइंट कि दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो टेक्नोलॉजी है नॉर्मली कुत्ते बिल्लियों में लगवाई, क्योंकि उनके पास थंब इंप्रेशन नहीं होते, वहाँ पर रीडर्स भी होते हैं। तो जितने भी जानवर होते हैं उनको ये लगा देते हैं, टैगिंग करते हैं, जाके जब रीडर उसके पास जाए तो पता चल जाए ये कुत्ता एक्चुअल में कौन है, बिल्ली कौन सी है, या ये गाय कौन सी है। तो उसके पास तो थंब इंप्रेशन नहीं है, लेकिन इसको इंसान भी लगवाते हैं, और बहुत सारे कंपनीज में डोर ओपनिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, लॉगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और थंब इंप्रेशन तो एक अब फोन में आना शुरू हुए हैं। ये टेक्नोलॉजी तकरीबन 15 साल से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगी, इज इट फॉर लाइफ टाइम या आपको कुछ अर्से बाद इसको रिप्लेस करवाना पड़ता है, या क्या? इस हवाले से भी बताइएगा। इसकी जो बैटरी लाइफ है, जो पैसिव बैटरी है, क्योंकि वो चार्ज हो जाती है NFC के जरिए, जैसे आपने देखा होगा वायरलेस चार्जर्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसको मिली वोल्ट्स में करंट जाता है, और ये उस वक्त आपको खुद को भी चार्ज कर लेती है और आपको डेटा वापस दे देती है। तो इसकी लाइफ तो तकरीबन 100 साल है। और लेकिन अगर आप चाहें तो उसको निकलवा सकते हैं, जिस तरह से और इम्प्लांट्स तक जाते हैं उनको निकाल देते हैं, इसको भी आप निकलवा सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ रेहान जो एक मिथ मौजूद है ना इन चिप्स को लेकर, खास तौर पे हमने सुना है, इट्स नॉट ऑथेंटिक बट अबाउट चाइना या इन ममालिक के अंदर की जी अपनी जो पॉपुलेशन है उसको ट्रैक करने के लिए इस किस्म की चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो एट सम पॉइंट्स कैन वी सी कि इसके साथ कोई GPS कनेक्टिविटी हो जाए और एक इंसान को इसके साथ ट्रैक किया जा सके? क्या ऐसी भी कोई इन मिथ्स के हवाले से जरा हमें बताइए क्या है? ये 1960s में स्टार ट्रैक आया था, वो जो शो आता था, उसके ऊपर एक कम्युनिकेटर डिवाइस नजर आती थी कि जी एक आदमी फ्लिप करता है और आवाज आना शुरू हो जाती है। उस वक्त वो ड्रामा ही लगता था, लेकिन उसके 40 साल के बाद या 30 साल के बाद असली में वो फोन आ गया। तो जब भी इमेजिनेशन कोई भी चीज हम करते हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ना कोई इंसान को क्रिएट करने की कोशिश करे।
तो बिल्कुल वजह है कि हो सकता है फ्यूचर में इस तरह की इम्प्लांट्स आ जाएं जिसके बाद आपको ट्रैक किया जा सकता हो, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि ऐसा होगा, अभी नहीं है, बट मुझे कोई डाउट नहीं है कि फ्यूचर में 20 इयर्स फ्रॉम नाउ, 15 साल में, 10 साल में हो, अभी तक नहीं। अच्छा रेहान, हम ये भी जानना चाहेंगे अब जो कि फ्यूचर प्लान्स की भी हम बात करेंगे, हमने थोड़े से स्टार्ट में भी बोला कि आपका पॉलिटिक्स में आने का भी प्लान है, सो क्या ये खबर दुरुस्त है? जी, हमने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, उसका नाम है इंसान पार्टी, और उसके अंदर हम, क्योंकि अगेन मैंने जैसे कहा कि मैं टेक्नोलॉजी से बैकग्राउंड मेरा है, और मैं तकरीबन 15 साल से तमाम पॉलिटिशियंस के साथ में रहा हूँ और कोशिश करता रहा हूँ कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। जैसे अगर आपको मालूम है कि कोविड से पहले मोबाइल फ़ोन से कितनी ज़्यादा घबराहट थी लोगों को, और अब सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मोबाइल पे, कंप्यूटर्स पे आ गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अभी तक टेक्नोलॉजी से बहुत दूर रहते हैं, और वो फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर तो फाइनली आ गए हैं, लेकिन वो कोर नहीं समझते कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को एम्पावर कैसे कर सकती है। क्या होगा, आप पूरे पाकिस्तान के सभी शहरियों के हाथों में चिप्स लगा देंगे? इंसान पार्टी का मंशूर ये होगा? जी, इंसान पार्टी का मंशूर नंबर 1 ये है कि हम पाकिस्तान के हर सिटीजन को $500 यानी 80,000 रुपये महीना कमाने के लिए फैसिलिटेट करना चाहते हैं। ये गोल नंबर 1 है हमारा, और गोल नंबर 2 है हमारा कि हम G10 में शामिल होना चाहते हैं एज अ कंट्री अगले 10 साल। सर, यू मस्ट ऑन अ लाइटर नोट, यू मस्ट कम इन पावर। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी बड़ी इनोवेटिव आइडियाज भी हैं, डिफरेंट भी हैं समहाउ, और जो आपने एक वर्ड कहा ना कि टू क्रिएट अ डिफरेंस, एक्चुअली वी शुड क्रिएट अ डिफरेंस बाय डूइंग समथिंग डिफरेंट, उसी से हो सकता है। वक्त मजीद होता तो मजीद भी बात करते, बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, फाइंडिंग अस ऑल द वे लाइव फ्रॉम टर्की ऑन वीडियो लिंक। दिस वाज रेहान अल्लाहवाला हैविंग एन NFC इन हिज हैंड, और वो कहते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी है, मे भी आने वाले वक्त में इससे इंसानों को ट्रैक भी किया जा सके, लेकिन फिर प्राइवेसी नहीं रहेगी ना। मैं बोल नहीं सकती, मुझे खांसी आ रही है। इनको खांसी आ रही है, लेकिन अच्छा एक बात ब्रेक लेनी है, बीवियों को बड़ा फायदा होगा अगर ट्रैक किया जा सका, शौहरों का पता लग जाएगा वो कहाँ पे है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक ले ले प्लीज, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। सुबह मैंने आपको कहा था आज आपको पराठे खिलाएंगे, क्या याद करेंगे? वर्चुअल पराठे खाने से मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन शायद देखने में अच्छे लगेंगे, हाँ, तो फिर खाने चले जाएंगे, ये हो सकता है। देसी फूड में आज फरियाल राना हमें GT रोड पे कहीं मशहूर पराठे खिला रही है। ये बहुत जबरदस्त है, ये देसी घी में बनते हैं। आई नो फरियाल। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ GT रोड पर, जहाँ पर बिल्लों की डोर देखकर ब्रेकें लग जाती थी, लेकिन आज भी यहाँ पर ब्रेकें तो लगती हैं, लेकिन GT रोड कैफे की वजह से। इस कैफे की खास बात क्या है और ऐसा क्या है इसमें जहाँ पर हर गाड़ी की ब्रेक आकर जरूर लगती है? चले आए मेरे साथ और जाकर देखते हैं। कैफे को बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में सजाया हुआ है। एक तरफ इसको ढाबे की लुक दी हुई है, जहाँ पर शेल्फ बनी हुई है और छोटे छोटे से जो बर्तन हैं वो रखे हुए हैं, जो कि हमारा देहात का कल्चर जाहिर करते हैं। दीवार पर लगी रंग बिरंगी साइकिलें बहुत ही दिलकश लग रही हैं। यहाँ पर कुछ कस्टमर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने यहाँ क्या ऑर्डर किया है? हमने चाय पराठा ऑर्डर किया है। कौन सा पराठा खाया आपने? मीठा पराठा खाया हमने। हम इधर से गुजरे थे बाहर से, मेरा दोस्त था ये स्वाद का रहने वाला, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। हम यहाँ से गुजरे थे मोटरसाइकिल पे, इतने इन्होंने बोला यार चाचे वाला पराठा चेक करते हैं आज, तो हम आ गए अंदर, तो खाया, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया खाने में। हम बाहर भी खाते हैं पराठे, लाहौर में खाते हैं पराठे। हमने मीठा पराठा पहले मतलब खाया है, आलू वाला पराठा खाया है, कीमे वाला खाया है, लेकिन आज मीठा खाया है। मीठा बहुत अच्छा है। यहाँ का माहौल कैसा लगा? माहौल तो बहुत प्यारा माहौल है यहाँ का ना, बहुत अच्छा माहौल है, दूसरों से मुख्तलिफ है। अच्छा, आप मुझे बताएं आपने क्या ऑर्डर किया है? मैंने चाय और बाकर खानी ऑर्डर की है, एंड इट रिमाइंड्स मी माई चाइल्डहुड, क्योंकि वी यूज्ड टू इन माई यंग एज आई यूज्ड टू हैव चाय एंड बाकर खानी, और मुझे सबसे मज़े की चीज़ ये लगी है यहाँ पे। सो बाकर खानी कहीं और से खाई है आपने? टू बी ऑनेस्ट लास्ट 15 ईयर्स से तो मैंने नहीं खाया, बट द टेस्ट इज़ वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ अपनी चाय को और बाकर खाने के साथ। अच्छा, यहाँ का माहौल कैसा लगा? वेरी नाइस, वेरी इन्फॉर्मेटिव, बिकॉज जब मैं एंटर हुई हूँ तो हर चीज़, हर सेक्शन का एक अलग से आपको एक मैसेज कन्वे कर रहा है। जैसे मैंने सबसे अच्छी चीज़ लगी, अगर आप वहाँ पे देखें तो सारे रोड साइन हैं,
क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरत भी है। और आई एम श्योर कि व्हाइल यू ईटिंग योर फूड और इस चीज़ को देखते हो तो आप कुछ ना कुछ तो गेन कर ही रहे हो। एंड देन दिस सेक्शन एंड देन देयर इज यूके सेक्शन जहाँ से मैं हूँ। अच्छा ठीक है, आपने ऑर्डर क्या किया था? ऑर्डर हमने पराठा किए और साथ हमने फ्राइज़ किए। एंड पराठा कौन सा किया था? पराठा हमने पिज़्ज़ा पराठा बहुत अच्छा है, हमने ये किया। इसके अलावा भी और भी हैं, बीफ पराठा और आलू पराठा, दे आर रियली नाइस। आप मुझे ये बताएं, आपको जीटी रोड कैफ़े का पता कैसे चला था? हम लोग यहाँ ही रहते हैं, इधर के रेजिडेंट्स हैं, तो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा इनका बाहर से बड़ा अच्छा लाइटिंग और ये सब हमें लगा। इसके अलावा ये कि फिर जब हमने आके अंदर ट्राई किया तो इधर का आर्ट वर्क मुझे बहुत पसंद आया। और ये जो ट्रक फूड का इनका कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये लाहौर में हमने पहले कहीं नहीं देखा, क्योंकि हम यहाँ से लाहौर साइड पे काफ़ी जगह खाने जाते रहते हैं, मगर इनका फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है और इनका आर्ट का कॉन्सेप्ट हर चीज़ बहुत डिफरेंट है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर सलमान खान साहब। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, जीटी रोड कैफ़े का नाम आपके जहन में कैसे आया? मेरा जी एक्चुअली ये जो एड्रेस है ना, ये 2 GT रोड कैफ़े 2 GT रोड पे ही वाक़या है। अब मुझे ये बताएं कि आपने मेन्यू में क्या क्या रखा हुआ है? हमारे मेन्यू में डिफरेंट किस्म के पराठे हैं, उसके अलावा बाकर खानी वगैरह, चाय की 5-6 किस्में हैं, उसके अलावा थोड़ा फास्ट फूड भी है जिसमें बर्गर्स हैं, सैंडविचेस हैं और एक मटका बिरयानी हमने इंट्रोड्यूस की है। आपके पास पराठे और चाय, इनकी कितनी किस्में हैं आपके पास? हमारे पास इधर 5 किस्म के पराठे हैं, उसमें चूरी पराठा है, चिकन पराठा है, सादा पराठा है, आलू का पराठा है और बीफ पराठा है। इसके अलावा जब सीज़न शुरू होता है तो सीजनल पराठे होते हैं, जैसे आजकल हमने मूली का पराठा और गोभी का पराठा शुरू किया हुआ है। कस्टमर की डिमांड ज़्यादातर क्या है यहाँ पे? कस्टमर जी जो सबसे ज़्यादा लाइक कर रहे हैं ना, वो हमारा पिज़्ज़ा पराठा है, उसके अलावा चूरी पराठा है और जिंगर्स को लाइक करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये बस का आइडिया और चालान वगैरह ये आपको कैसे आया, कैसे सोच लिया आपने ये? तो वैसे ही मुझे दिल चाहता था कि कुछ इस तरह का डिफरेंट होना चाहिए जो लाहौर में कोई नहीं कर रहा। और प्लस जब ये जीटी रोड का कॉन्सेप्ट जेन में आया तो जीटी रोड पे आप नॉर्मली ट्रक्स और बसेस देखते हैं, तो आई थॉट कि मैं एक फूड ट्रक इधर बनाता हूँ जिसमें से आप ऑर्डर करेंगे ड्राइवर को, ड्राइवर आपका ऑर्डर लेता है, उसके बाद वो आपको एक टिकट दे देता है और एक आपका चालान काट देता है। जब टिकट आ जाती है तो वो जाके बैठे हैं, बस हॉर्न बजाती है, ड्राइवर जो है वो देखते हैं तो स्क्रीन पे उनका नंबर आता है, जो उनके पास टिकट नंबर होता है, वो जाते हैं और बॉनेट खोल के वो आपको सेल्फ सर्व कर देते हैं। एक डिफरेंट चीज़ है जिसको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ये जो सारा इंटीरियर है, ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? ये मैं जब जीटी रोड रख लिया नाम तो फिर मैंने जीटी रोड पे कुछ ट्रैवलिंग की। मैं हर 15-20 दिन बाद मरी चला जाता था, रास्ते में देखता जाता था कि यार जीटी रोड पे क्या क्या चीज़ें लोगों को ना नज़र आती हैं और जिससे वो महसूस होते हैं। तो उसमें ये ट्रक आर्ट था जो एक मेन आइटम है जीटी रोड की। उसके अलावा ये ढाबा स्टाइल था, तो वो मैंने एक साइड पे ढाबा बनाया, फिर ये करके थक जाते थे, फिर जाते थे, कुछ और देखा, वो आके इधर उस तरह इम्प्लीमेंट करते रहे। बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे अब ये बताएं कि आप मुझे क्या खिला रहे हैं? आई थिंक कि मैं आपको सबसे पहले तो पिज़्ज़ा पराठा ट्राई कराता हूँ, मटका बिरयानी ट्राई कराता हूँ। नाजरीन मेरे लिए पराठे आ चुके हैं, अब मैं खाऊंगी। ये वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले खाने के साथ, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुलामी के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का पर्पस बेसिकली क्या है कि इंसानियत की आज़ादी का शऊर मुतारिफ करवाया जाए और इंसानी स्मगलिंग समेत बच्चों की जबरी शादी हो, चाइल्ड लेबर हो, उसकी बदतरीन शक्लें और साथ साथ हम जिनसी इस्तेसाल की बात की जाए तो इस जैसे संगीन जराइम के खात्मे के लिए इकदाम करना है। बिल्कुल, और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 21 मिलियन लोग मुतासिर हैं इस सारे अमल को लेकर। वैसे तो हम अगर बात करें आज से 1400 साल पहले जब इस्लाम का ज़हूर हुआ तो इस्लाम ने इस गुलामी के बेसिक कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया, बुनियादी इंसानी हुकूक दिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की पहचान बताई और उसके बाद ही इस गुलामी का खात्मा हुआ। उसी वक्त गुलामी की जंजीरें टूटी, लेकिन इंसान अब पूरी दुनिया के अंदर उसका इदराक हो रहा है कि गुलामी किस कदर एक बुरी चीज़ है और इसी के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। खासतौर पर बच्चों के ऊपर जो जबरी मुशक्कत की जाती है उसके हवाले से यह दिन बड़ा ही अहम है, इसको ख़त्म करना चाहिए, डिस्करेज करना
करना चाहिए। अब चूंकि क्रिकेट की बात करने लगे, क्रिकेटर की बात करने लगे हैं, इनका बड़ा इंटरेस्ट होता है क्रिकेट के अंदर। सो आज हमारे एक लिविंग लेजेंड ऐसे जो ऑलराउंडर है, साबिक हमारे क्रिकेटर रहे अब्दुल रज़ाक, उनकी आज बर्थडे है। उन्होंने अपनी जिंदगी की 41 बहारें देख ली हैं। वी विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे अब्दुल रज़ाक। आपने इनके करियर के हवाले से मैं थोड़ा सा बताती चलूँ तो 5 नवंबर 1999 को पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है उसमें अपना करियर हमेशा ही उन्हें आउट कर देते थे। विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे अब्दुल रज़ाक। 46 टेस्ट, 265 वनडे मैचेस के लिए आज 41 साल के हो गए। ऑल द बेस्ट, यू आर स्टिल फिट माशाल्लाह, यू कैन प्ले। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम सियासी मैच की, जो कि चलता ही रहता है। और कोरोना से हमारा जो मैच जारी है जिसे हमने जीतना है इंशाल्लाह। इसी हवाले से हमारा पोल भी था आज का, और पोल रिजल्ट्स आ गए। बिल्कुल कंपाइल होकर हमारी टीवी स्क्रीन पर आ चुके हैं। कोरोना वबा में हुकूमत का ऑपोजिशन को जलसों की इजाजत देना दुरुस्त फैसला है या नहीं? 68% लोग कहते हैं नहीं, जबकि 25% कहते हैं हाँ, और 7% कहते हैं पता नहीं। अच्छा, इसमें मैंने 60 में मैसेज तो नहीं किया क्योंकि मैं शो में हूं, लेकिन इसमें मेरा मैसेज भी शामिल है कि वाकई बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी है, और हुकूमत से बढ़ के हमारी जिम्मेदारी है। तमाम पॉलिटिकल एफिलिएशंस अपनी जगह। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल दी पॉलिटिकल पार्टी, सबके नैरेटिव के लिए इज्जत है, लेकिन कोविड का टाइम है, वबा के जान से ज्यादा कोई चीज जरूरी नहीं है। इसी नोट पर हम आपको एक बार फिर से तलकीन करेंगे कि कोरोना में अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का ख्याल रखें, एहतियात करें, मास्क पहने, SOPs फॉलो करें। आपसे हम इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह ने के बानो मेहरबान।